हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यू की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में 10 वीडियोज है जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट को कवर करेगी। इस सीरीज में हमने पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के 25 एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों, इन वीडियोज को सिलेबस के फास्ट रिवीजन के पर्पज से तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको थ्योरी दी हुई है और जो सेकंड लिस्ट है उसमें उसके एक्सपोनेंट यानी जो प्रचारक है उसको देने वाले उस थिंकर के बारे में दिया है। आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो दी जाती है जॉन बर्टन के द्वारा दी जाती है। गेम थ्योरी दी जाती है मार्टिन सुबुक के द्वारा। रियलिस्ट थ्योरी दी जाती है हंस जे मर्गेंथाउ के द्वारा। वहीं सिस्टम थ्योरी के प्रोपोनेंट हैं, एक्सपोनेंट है मार्टिन मार्टिन कप्लान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है तो यहाँ पर आपका करेक्ट है। डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है ये जॉन बर्टन के द्वारा दी जाती है। गेम थ्योरी को पॉपुलराइज करते हैं मार्टिन सुबिक। रियलिस्ट थ्योरी के इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं वो जॉन हंस जे मार्गेंथाउ हैं और वहीं पर सिस्टम थ्योरी को प्रपोज करते हैं मार्टिन कप्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज इन द एवोल्यूशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के एवोल्यूशंस में कुछ ट्रीटीज यहाँ पर दी हुई हैं, आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। एम्स्टर्डम जो ट्रीटी होती है ये आपकी 1997 में होती है। maastricht ट्रीटी आपकी 1992 में होती है। नाइस ट्रीटी 2003 में होती है आपकी। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटी है ये 2004 में होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले maastricht ट्रीटी आएगी, उसके बाद आपका आएगी एम्स्टर्डम ट्रीटी यानी 2134 या सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है। ठीक ना। तो द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन जिसको maastricht ट्रीटी भी कहा जाता है ये साइन होती है 7 फरवरी 1992 को और इन फोर्स में आती है ये 1993 में, नवंबर 1993। वहीं पर द ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम जो है ये साइन होती है 2 अक्टूबर 1997 को, लेकिन फोर्स में आती है 1 मई 1999 में। ट्रीटी ऑफ नाइस जो साइन होती है यूरोपियन लीडर्स के द्वारा 26 फरवरी 2001 में साइन होती है और कैम इनटू फोर्स में जो आती है ये 1 फरवरी 2003 में आती है। इसी प्रकार यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन या द कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटी है ये साइन किया जाता है 29 अक्टूबर 2004 में, जिसमें 25 मेंबर स्टेट्स जो है तो यूरोपियन यूनियन के इसको साइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग अर्थ समिट्स हेल्ड इन सोफार इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर कुछ अर्थ समिट दिए हुए हैं जिनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। रियो डी जेनेरो समिट जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है 1992 में होता है। कोटो समिट आपका क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जिसको 1997 में कहा जाता है। बाली समिट 2007 में होता है और कोपेगन जो समिट है ये 2009 में होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले आपका क्या आएगा? वन रियो डी जेनेरो, क्योटो प्रोटोकॉल, बाली समिट और कोपेगन इसी क्रम में होगा, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना। रियो डी जेनेरो जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है 1992 में होता है। क्योटो समिट आपका जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था ग्रीन हाउस गैस को रिमिशंस करने के लिए 1997 में होता है। बाली समिट 2007 में होता है और कोपेगन समिट जो है तो 2009 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द एवोल्यूशंस ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। तो यहाँ पर मॉडर्न स्टेट सिस्टम के एवोल्यूशंस में कुछ इवेंट्स हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। वियना कॉन्फ्रेंस 1815 होता है। पेरिस पीस ट्रीटीज 1947 में होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो होती है ये 1648 में होती है और द यूस्ट्रिच ट्रीटी 1753 में होती है। देख लेते हैं इसको। तो जो 1713 में होती है, ठीक ना, ट्रीटी ऑफ यूट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आता है 3rd नंबर, फिर उसके
फोर्थ नंबर ट्रीटी ऑफ यूट्रिच आते हैं, फिर वियना कॉन्फ्रेंस आता है और सबसे लास्ट में सेकंड आएगा। तो थर्ड से शुरू करके सेकंड यानी डी नंबर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। ट्रीटी ऑफ जो वेस्टफेलिया होती है 1648 में होती है। इससे जो तो एंड होता है 30 ईयर्स वार का, ठीक, जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम्स का फाउंडेशन माना जाता है। और प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया जाता है स्टेट सोवरेंटी का यहाँ से। ट्रिटी ऑफ यूट्रेस्ट जो होता है 1713 में होता है। वियना कॉन्ग्रेस जो होता है 1815 में होता है। और पेरिस पीस ट्रीटीज जो होता है 1947 में होता है, जिसको साइन किया जाता है 1947 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हैं, आपको बताना है ये किस इवेंट्स में हुए थे। सबसे पहले मुनरो डॉक्ट्रिन आती है, फिर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आती है, ब्रेंजेव डॉक्ट्रिन आती है, फिर गॉम डॉक्ट्रिन आती है। ये आपका करेक्ट है, ठीक ना। तो मुनरो डॉक्ट्रिन जो आती है 1823 में आती है, याद रखिए 1823 में मुनरो डॉक्ट्रिन आती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का है, जिसमें ये यूरोपियन जो कॉलोनिज्म है इसका अपोज किया जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फैलने से मुनरो डॉक्ट्रिन के द्वारा। वहीं पर जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है ये आती है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं हेनरी एस ट्रूमैन के द्वारा 12 मार्च 1947 में। इसका जो एम होता है काउंटर करना है ग्रोथ ऑफ द सोवियत ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के समय सोवियत ब्लॉक का जो ग्रोथ है उसको रोकना था। ब्रेंजेव डॉक्ट्रिन जो आती है 1968 में आती है। ये ब्रेंजेव डॉक्ट्रिन जो है तो सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा था, जिसमें ये सोशलिस्ट रूल जो है उसको थ्रेट अगर मानते हैं कि अगर इसको किसी प्रकार का थ्रेट हुआ तो किसी भी एक कंट्री में तो सभी कंट्रीज में थ्रेट माना जाएगा सोशलिस्ट ब्लॉक के। तो इसमें जो तो सोशलिस्ट जो स्टेट्स का इंटरवेंशन है उसको जस्टिफाई किया जाता है। गॉन डॉक्ट्रिन जिसको निक्सन डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है ये 1969 में आती है। ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन उनकी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन में का हिस्सा है। 37th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तो आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में थिंकर्स दिए हुए हैं, जो सेकंड लिस्ट है उसमें उनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको दिया है, आपको करेक्टली मैच कराना है। हेराल्ड मैकिंडर जाने जाते हैं हेटलैंड थ्योरी के लिए, केनेथ वाल्ट्स जो जाने जाते हैं स्ट्रक्चर रिविजन के लिए, थॉमस सेलिंग जाने जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशंस की जो थ्योरी है उसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए, कार्ल वान क्लाउज़विट्ज़ जो हैं वो जाने जाएंगे इस स्टेटमेंट के लिए वार इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर्स मीन। तो यहाँ पर ए का आपका थर्ड हो गया, बी का आपका फर्स्ट हो गया, सी का आपका फोर हो गया और डी का सेकंड, यानी फर्स्ट नंबर जो कोड है वो आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक। तो कार्ल वान काउटचिज जो है तो फेमसली स्टेट कोटेशंस के लिए जानते हैं वार इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिटिक्स बाय अदर्स मीन। वहीं पर हेरोल्ड मैकिंडर जो हैं वो जाने जाते हैं अपनी हार्टलैंड थ्योरी के लिए, केनेथ वाल्ट स्ट्रक्चर रिलिजम्स के को डेवलप करते हैं और थॉमस सेलिंग जो है तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशंस और गेम थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है कौन सा कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है, इधर थिंकर्स दिए हुए हैं। तो आपको याद रखना है क्रिटिकल कम्युनिटीज स्टडीज जो दी जाती है केनेथ बूथ के द्वारा दी जाती है। सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल ड्यूश के द्वारा दिया जाता है। सिक्योरिटी रिजीम का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट जेरविस के द्वारा दिया जाता है। और सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं बैरी भुजांस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर्स होगा ये ए का फोर्थ होगा, बी का थर्ड होगा, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, यानी कि सी नंबर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडीज के लिए जाने जाते हैं केनेथ बूथ, सिक्योरिटी कम्युनिटी के लिए जाने जाते हैं कार्ल ड्यूच, सिक्योरिटी रिजीम्स के लिए रॉबर्ट जेरविस और सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए बैरी भुजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। तो सर्कुलर एरर जो प्रोबेबिलिटी टर्म या कॉन्सेप्ट है ये किससे एसोसिएट करता है, तो ये न्यूक्लियर वीपन्स के संबंध में है, ठीक। तो न्यूक्लियर वीपन के संबंध में आता है सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो, जिसमें मेजर्स किया जाता है एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल सिस्टम्स को, पर्टिकुलर न्यूक्लियर जो वीपन्स होते हैं जिसमें उसमें, ठीक ना। ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द सर्कल को, जिसमें जो तो मिसाइल या बॉम्ब को कहाँ पर लैंड करेगा उसके 50% रेंज को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस सर्कल को आइडेंटिफाई किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरिस्ट ऑफ पॉलिटिकल रिलीजन। तो यहाँ पर कुछ थ्योरिस्ट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से पॉलिटिकल रिलीजन्स के एसोसिएट कौन नहीं करता। तो नॉर्मन एंजल्स जो हैं ये इंस्टीट्यूशनलिज्म के, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के थ्योरिस्ट हैं, ना कि पॉलिटिकल रिलीजन के, ठीक ना। तो नॉर्मल एंजल कंसीडर नहीं किए जाते पॉलिटिकल रिलीजन में, ये अपने बेस्ट वर्क के लिए जाना जाता है, ग्रेट इल्यूजन्स के लिए, और ये एसोसिएट करते हैं लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म से। जबकि हंस मर्गेंथाउ जो है तो फादर ऑफ द क्लासिकल रिलीजन माने जाते हैं। केनेथ वाल डेवलप करते हैं नियो रिलीजन या स्ट्रक्चरलिज्म जो है अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 1979 में। और जोसेफ ग्रेसियो जो हैं वो जाने जाते हैं नियो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए, जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर करेक्टली मैच पेयर्स को आपको आइडेंटिफाई करना। इधर आपको एक लिस्ट में कॉन्फ्रेंस दी है, सेकंड लिस्ट में किस इशू से संबंधित थे। तो यहाँ पर जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्टली मैच है, बाकी सभी इनकरेक्ट है। हम इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो बीजिंग जो कॉन्फ्रेंस होता है वो जुड़ा हुआ है जेंडर, जो जस्टिस है जेंडर राइट से रिलेटेड है, ये फॉर्मली नोन जाना जाता है फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। बीजिंग कॉन्फ्रेंस को फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स के लिए जाना जाता है, इस जेंडर राइट से जुड़ा हुआ है। जबकि जो डरबन कॉन्फ्रेंस है ये रिलेटेड है रेसिज्म से। यूरुग्वे राउंड जो है ये ट्रेड से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है, और कोपेगन जो कॉन्फ्रेंस है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो यहाँ पर कुछ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस के बारे में दिया हुआ है, आपको उनके अकरेंस के आधार पे उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट ये कब होता है, ये 1991 में होता है। ऑपरेशन टारकाइज ये आपका 1994 में होता है। ऑपरेशन एलाइड फोर्स 1999 में होता है, और ऑपरेशन रिस्टोर होप ये 1992 में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कंफर्ट, ऑपरेशन कंफर्ट होता है, फिर ऑपरेशन रिस्टोर होप होता है, फिर आपका बी आएगा और फिर सी आएगा, यानी ए डी बी सी। आपका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर डी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना, ए डी बी सी। तो ह्यूमैनिटेरियन जो इंटरवेंशन है सबसे पहले ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट आता है, जो 1991 में होता है। ये गल्फ वार के दौरान नॉर्दर्न इराक में किया जाता है, कुर्दी रिफ्यूजी की जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण। ऑपरेशन रिस्टोर होप जो होता है ये 1992 में होता है, सोमालिया में होता है, याद रखिएगा। ऑपरेशन टर्काइज जो है 1994 में होता है, ये मिलिट्री इंटरवेंशन होता है रवांडा में, रवांडन जियोसाइड के टाइम पे। और ऑपरेशन एलाइड फोर्स होता है 1999 में, ये नाटो का कंबाइनिंग कैंपेन होता है फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया में ड्यूरिंग द कोसोवो वार। तो ये जो है तो कहाँ किस कंट्री में ऑपरेशन हो रहे हैं उसका भी आप लोग याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सा ऑपरेशन किस कंट्री में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द एनार्किकल सोसाइटी अ स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो किसने जो है तो पुस्तक लिखा एनार्किकल सोसाइटी अ स्टडी ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये हेडली बुल के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। तो हेडली बुल जो है तो पुस्तक लिखते हैं द एनार्किकल सोसाइटी 1977 में, और एग्जामिन करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें वो फोकस करते हैं हाउ स्टेट जो है तो कोऑपरेट करते हैं लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी की। वहीं पर केनेथ वाल्ट्स अपने बुक मैन स्टेट्स एंड वार के लिए जाने जाते हैं, जो 1959 में पब्लिश होती है। हंस जे मार्गेंथाउ पॉलिटिक्स एमंग नेशंस बुक के लिए जाने जाते हैं, जो 1948 में पब्लिश होती है। ई एच कार द 20 ईयर क्राइसिस के लिए जाने जाते हैं, जो 1939 में बुक पब्लिश होती है। जॉन एच हर्श अपने पॉलिटिकल रिलीजन एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म बुक के लिए जाने जाते हैं, जो 1959 में 51 में पब्लिश होती है, और ये सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट है उसको भी पॉपुलराइज करते हैं। पेलोपोनेशियंस वार जो पुस्तक है ये थ्यूसिडाइडस के द्वारा लिखी जाती है, ये फर्स्ट रिलीज टेक्स्ट मानी जाती है, यानी रिलीजम की जो थ्योरी है उसमें फर्स्ट टेक्स्ट मानी जाती है पेलोपोनेशियन वार। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको कुछ बुक्स दिए हैं और उनके ऑथर्स दिए हैं, आपको उनको करेक्टली कौन सा मैच नहीं है ये बताना है। तो विलियम सी ओल्सन जो है तो बुक लिखते हैं द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन, ये सही है। जी एफ
कैनन जो बुक लिखते हैं अमेरिकन डिप्लोमेसी पर लिखते हैं, ये भी सही है। रसेल एच फील्ड जो है तो द इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस लिखते हैं। ये तीनों जो है तो करेक्टली मैच है। यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच जो है आपको ये है रॉबर्ट स्ट्राचहोप और स्टीफन पैजिनी के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस ए जनरल थ्योरी बुक नहीं लिखी जाती, बल्कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस ए जनरल थ्योरी बुक है ये लिखी जाती है जॉन बर्टन के द्वारा। ये पब्लिश होती है 1965 में। बाकी सभी बुक्स का करेक्टली मैच थे। विलियम सी ओल्सन द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन लिखते हैं, जी एफ केनन अमेरिकन डिप्लोमेसी लिखते हैं, वहीं पर रचल एस फीफील्ड जो है तो वो द इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस बुक लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बार्गेनिंग थ्योरी। तो इनमें से कौन थिंकर्स हैं जो बार्गेनिंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं है? तो यहाँ पर केनेथ वाल्ट्स ही हैं जो बार्गेनिंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी थिंकर्स बार्गेनिंग थ्योरी से रिलेटेड हैं। ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म के या न्यू रियलिज्म के थिंकर माने जाते हैं। तो ठीक ना, तो केनेथ वाल्ट्स जो है तो रिलेटेड नहीं है बार्गेनिंग थ्योरी से। ये अपने स्ट्रक्चरल रियलिज्म या न्यू रियलिज्म की जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में उसके लिए जाने जाते हैं। इनकी जो बुक रही है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रही है। ठीक, बार्गेनिंग रिलेशन थ्योरी के लिए जो जाने जाते हैं उनमें आते हैं जे एफ नास, जो नास इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देते हैं गेम थ्योरी में। थॉमस सेलिंग जाने जाते हैं जो स्ट्रेटजी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट देते हैं, ये बुक ही लिखते हैं। और रोजर फिजर जो है तो अपनी गेटिंग टू यस बुक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। तो यहाँ पर आपको आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कौन सी कंट्रीज नहीं है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों जो है तो आसियान की कंट्री है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है तो आसियान के मेंबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया जो है तो मेंबर नहीं है। मेंबर कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, मलेशिया है। वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस हैं। जो आसियान है यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में। तो 21 ईयर्स में हुआ है, ये भी याद रखिएगा, बैंकॉक थाईलैंड में। इसमें 10 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसके हमने देखा यहाँ पर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको ट्रीटी दी हुई है, सेकंड जो लिस्ट है उसमें पर्पज ऑफ द एग्रीमेंट, उस ट्रीटी का पर्पज क्या रहा है, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस होता है वो बैन करने के लिए होता है यूज ऑफ द केमिकल वेपन्स। स्टार्ट ट्रीटी होती है, ये बैन करने के लिए होती है मल्टीपल प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट रिसेंटली व्हीकल्स के लिए। आईएनएफ जो ट्रीटी होती है ये बैन करने के लिए होती है जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं उनको। स्टार ट्रीटी में जो है तो रिड्यूस करने की बात की जाती है जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स हैं उनको। तो यहाँ पर करेक्टली मैच क्या होगा? ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4 और डी का थर्ड, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है। जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में जो तो बैन करते हैं केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल पर। स्टार ट्रीटी होती है 1993 में जिसमें बैन किया जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को। आईएनएफ ट्रीटी साइन की जाती है 1987 में जिसमें बैन किया जाता है ऑल न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स को, जिसका रेंज जो है तो 500 से 5500 किलोमीटर तक होता है। वहीं पर स्टार्ट वन जो ट्रीटी है वो साइन की जाती है 1991 में जिसमें रिड्यूस करने की बात की जाती है नंबर ऑफ जो स्ट्रेटेजिक वीपन्स है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के द्वारा रखा जाता है उनको रिड्यूस करने की बात की जाती है स्टार्ट वन ट्रीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटिवेशंस ऑफ द 2011 ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट दैट स्प्रेड अराउंड द ग्लोब बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो जो 2011 का ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट है उसको किस थ्योरी के द्वारा सबसे बेस्ट जो है तो एक्सप्लेन किया जा सकता है? रियलिस्ट, लिबरलिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट या इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिस्ट? तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के द्वारा इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है और ये मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंतर्गत आती है इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी। तो 2011 में होता है वॉल ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट, जो वाइड स्प्रेड जो डिस्कंटेंट होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के खिलाफ, कॉर्पोरेट जो ग्रीड है उसके खिलाफ, और परसीव किया जाता है जो फेलियर ऑफ द
कैपिटलिज्म है उसको फेल्योर के रूप में देखा जाता है और सोशल जस्टिस के जो इशू है उसको एड्रेस किया जाता है। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जो प्रोटेस्ट है ये शुरू होता है जोकोटी पार्क न्यूयॉर्क सिटी में 2011 में। उसमें स्लोगन जो फेमस होता है वो होता है वी आर द 99 परसेंटेज, यानी जो वी आर द 99 परसेंटेज है ये अभी इनइक्वलिटीज का शिकार है। केवल 1% के पास ही ज्यादा मात्रा में जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वेल्थ है, वो ऑक्यूपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट हु व्हाट टू फोर्सेस सेव द सिस्टम इन विच द स्टेट ऑपरेट। तो कंस्ट्रक्टिव के अनुसार दो ऐसे कौन से फोर्स हैं जो स्टेट्स सिस्टम्स को जो है तो सेव करता है, किस प्रकार स्टेट जो है तो ऑपरेट करेगा, बिहेव करेगा। तो स्ट्रक्चर उसका और उसके जो ह्यूमंस बीइंग्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो सभी जो है तो ये फोर्सेस हैं जो किसी भी स्टेट्स की ऑपरेट किस प्रकार बिहेव करेगा उसको बताते हैं कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के अनुसार। ठीक ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर और ह्यूमन बीइंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें कोई भी स्टेट किस प्रकार बिहेव करेगा वो सेफ होता है बाय द स्ट्रक्चर्स के द्वारा, जो उसके शेयर आइडियाज है, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, और साथ साथ उसमें जो ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं वो किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं, उनकी एजेंसी किस प्रकार से और उनका सोशल कंस्ट्रक्ट किस प्रकार से, ये सब जो है तो फैक्टर्स जो तो मैटर करते हैं किसी भी स्टेट्स के बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस ऑन राइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ कन्वेंशंस दिए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। द इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 में होता है। द कन्वेंशंस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स, ये आपका 1979 में होता है। द अमेरिकन कन्वेंशंस ऑन ह्यूमन राइट आपका 1969 में होता है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आपका 1948 में होता है। तो इन सभी का ईयर रखिए, याद रखिएगा, इस तरह के जो कन्वेंशंस हैं उनके ईयर आपको याद रहने चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पर करेक्टली जो मैच होगा वो होगा ऑप्शन बी, DACB। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, DACB। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 में होता है, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट 1969, और द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब स्प्रिंग बिगन इन विच कंट्री। तो अरब स्प्रिंग किस कंट्री में शुरुआत होती है इसकी, ट्यूनीशिया में से होती है। तो अरब स्प्रिंग जो है ट्यूनीशिया में शुरू होता है दिसंबर 2010 में, जिसमें एक स्ट्रीट वेंडर जिसका नाम महमूद बौजोई होता है वो अपने को आग के हवाले कर लेता है आंदोलन के दौरान, जो पुलिस के करप्शन और हरासमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहा होता है उसके दौरान अपने आप को आग के हवाले कर देता है मोहम्मद बौजिद जी। ठीक, तो यहाँ से ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में बुक्स दी हुई है, सेकंड लिस्ट में उसके ऑथर दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी जाती है, ये लिखी जाती है मर्साइमर के द्वारा। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस हर्षमंगर्थाओ की पुस्तक है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्ल्ड्स की पुस्तक है, और फ्रॉम वेल्थ टू पावर फरीद जकारिया की पुस्तक है। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच क्या हो गया, ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है ये करेक्टली मैच है। ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में बुक लिखी जाती है जॉन जे मर्साइमर के द्वारा। पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 में हंस मर्गनथाउ के द्वारा लिखी जाती है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में केनेथ वाल्ट्स के द्वारा लिखी जाती है। वहीं फ्रॉम वेल्थ टू पावर जो बुक है 1998 में फरीद जकारिया के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर कुछ ऑरेंज रिवोल्यूशंस के बारे में पूछा है कि ये किस कंट्री से एसोसिएट करता है। तो ऑरेंज रिवोल्यूशंस जो है तो आपका यूक्रेन में होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर कुछ रिवोल्यूशंस दिए हैं आपको, किस ईयर्स में हुए हैं, किस कंट्री से एसोसिएट करते हैं, इसको याद रखिएगा। येलो जो रिवोल्यूशन है वो फिलीपींस में होता है 1986 में। रोज रिवोल्यूशन जॉर्जिया में होता है 2003 में। ऑरेंज रिवोल्यूशन यूक्रेन में 2004 में होता है। ट्यूलिप रिवोल्यूशन किर्गिस्तान में 2005 में होता है। सीडार रिवोल्यूशन लेबनान में 2005 में होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन ईरान में 2009 में होता है। अरब स्प्रिंग 2010 से 2012 तक अरब जो कंट्रीज हैं वहां पर होता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आर्डर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं, उनका मुख्यालय दिया है, आपको करेक्टली मैच बताने हैं कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग में है, सही है। WHO का मुख्यालय लंदन में नहीं है, जिनेवा में है। ठीक। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय रोम में है, ये भी सही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है, ना कि न्यूयॉर्क में, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट केवल ए और सी है, तो इस प्रकार जो है तो बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में है। WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC का मुख्यालय रोम इटली में है। और वहीं पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। शार्ट वन ट्रीटी कब होती है? ये होती है 1972 में। शार्ट सेकंड ट्रीटी होती है 1979 में। स्टार्ट वन ट्रीटी होती है आपकी 1919 में। और INF ट्रीटी होती है 1987 में। तो करेक्टली मैच क्या हो गया आपका? ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का 1, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक। तो साल्ट वन ट्रीटी साइन की जाती है 1972 में। साल्ट सेकंड ट्रीटी जो है साइन की जाती है 1979 में। स्टार्ट फर्स्ट जो ट्रीटी होती है ये साइन होती है 1990 में। और INF ट्रीटी साइन की जाती है 1987 में। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 MCQs की वीडियो सीरीज। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।